नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसे जा रहा है आपका वीकेंड। और आई एम श्योर आप पितृपक्ष में अपने पितरों को याद कर रहे होंगे, पुरानी फोटोज़ देख रहे होंगे, खूब अच्छी अच्छी बातें कर रहे होंगे उनके बारे में। और आई एम श्योर कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। खैर, आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसी लड़की की है जिसकी मैरिज 16 इयर्स के बाद टूटी। अब क्यों टूटी, क्या हुआ अचानक, तो आज ये स्टोरी उसी के ऊपर है। तो हुआ ये कि ये कपल बहुत ही हैप्पी कपल था। अब कपल इतना हैप्पी था कि ये लोग मतलब दोस्त रखते थे, और पर इनका जो सर्कल था वो सीमित था। सिर्फ आपस में ज़्यादा एक दूसरे के दोस्त थे और शेयर एक दूसरे से बहुत करते थे। और इनकी बच्चे भी जो थे वो अपने पेरेंट्स के साथ, एक फैमिली ऐसी थी ना जैसे आपस में ही एक इनकी सोल फैमिली है चारों पांचों की। और ये पांचों के पांचों जो थे आपस में बहुत खुश थे। पर ये कहते हैं ना, भगवान भी टेस्ट लेता है, तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। इनकी जो बड़ी बेटी थी 16 साल की थी। और क्योंकि इनकी मैरिज को अब तो मेरे ख्याल 20 साल हो गए, पर जब वो 16 इयर्स की हुई या 15 इयर्स की हुई तब ये इशू हुआ इनके साथ, और इन्होंने इनका ब्रेकअप हुआ। तो हुआ ये कि इनकी बेटी यही होगी 14 15 16 साल की, टीनेजर थी ये एक तरीके से। और अच्छा खासा पढ़ रही थी। और स्कूल में उसकी दोस्ती हुई, कोई नया न्यू कमर बच्चा था, उसके साथ उसने दोस्ती की। और क्योंकि वो बच्चा जो था इनके नेबर में ही रहने आया था, तो स्कूल बस में ये लोग साथ ही आते थे। खैर, अचानक ये दोस्ती जो थी इन्फैचुएशन में बदल गई। और इन्फैचुएशन में बदली तो उनके साथ कुछ एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें जो इनकी जो बड़ी डॉटर थी उनको इन्होंने खो दिया। तो होता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं तब एक दूसरे पे ब्लेम होता है। और फिर भी हस्बैंड ने बहुत कोशिश की कि इस रिश्ते को बचाने की, कि अभी हमारे 2 बच्चे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। वाइफ ने भी बड़ी कोशिश की। बट एक बारी जब आप अपने रिलेशनशिप के बीच में दूसरों को एंट्री देते हो, तब आपका रिलेशनशिप जो होता है ना, हैप्पी रिलेशनशिप, वो ख़राब होने लगता है। अब लेडी की उसकी सास के साथ नहीं बनी। सास ने बहुत ताने देने शुरू किए, टैंट्रम्स दिए कि तुमने अगर यही बच्ची को संभाल लिया होता तो ऐसा नहीं होता। वो उनके साथ आके रहने लगी। तो वो तंग आ गई थी टैंट्रम से। उसने अपने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने अपनी मदर को बोला कि भई आप बार बार पे इसको मत कोसा करो। तो वो कहती थी कि वो फर्स्ट बच्चा था और वो सबसे ज़्यादा लाडली थी पूरे फैमिली में, और उसके साथ ऐसा हो गया। फिर हस्बैंड जो था, ये दोनों की मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ की झगड़े होते थे शाम को। और ऐसा होता था कि हस्बैंड ने बाहर आना शुरू कर दिया ज़्यादा टाइम। मतलब जब वो कोशिश यही करता था कि ये सो जाएं, इनके सोने का टाइम, तभी उसी टाइम पे एंटर करें, ताकि उसको ये ना सुनने पड़े कि आज मेरी माँ ने क्या कहा। और उसको ये ना सुनना पड़े अपनी माँ से कि आज तेरी वाइफ ने क्या कहा। वो उनकी अच्छी हँसती खेलती जो स्टोरी चल रही थी उसको नज़र लग चुकी थी। अब हुआ ये कि एक दिन अचानक से ही वाइफ ने डिवोर्स पेपर सुबह-सुबह अपने हस्बैंड के हाथ में दे दिए और बोला कि अब कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ रहा नहीं है और कस्टडी इसके पास रहेगी। ही कैन ऑलवेज़ कम एंड विज़िट किड्स। डिवोर्स हो गया, म्यूचुअल हुआ। हस्बैंड ने भी समझा कि कहाँ पे वो लैग कर रहा है। बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा हस्बैंड भी। बट उसके बाद दोनों की ही लाइफ अच्छी नहीं रही, डाइवोर्स के बाद भी। एक सिंगल पेरेंट की तरह बच्चों को बड़ा करना, जबकि फादर विजिट करता रहता था, और फादर की वो लोनलीनेस बढ़ती जा रही थी क्योंकि उसको अकेला घर काटने को दौड़ रहा था। कि अब वो हैप्पीनेस नहीं थी फैमिली में।
और वो अपनी मदर के साथ था। जो पहले टेंट्रम्स उसकी वाइफ़ को सुनने को मिल रहे थे, अब उसको सुनने को मिल रहे हैं। तो उसने डिसाइड किया कि मैं घर बदल लेता हूँ, और उसने एक्चुअली शहर ही चेंज कर दिया। उसने अपनी मदर को वापस भेज दिया अपने गाँव, और उसने सोचा कि मैं एक नया लाइफ़स्टाइल शुरू करता हूँ। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपको नेगेटिविटी ने पकड़ लिया तो बहुत तरीके की चीज़ें आपके पास आने लगेंगी। आप हमेशा क्रिप करने लगोगे। आप जो है झगड़ा करने लगोगे, गुस्सा आपके अंदर भर जाएगा। तो उसने किसी ज्योतिषी को दिखाया। अब ज्योतिषी ने बोल दिया कि आपके फैमिली को लगा है गुरु दोष। अब जब गुरु दोष लग गया है तो उसको ठीक कैसे करें? अब वापस मिल नहीं सकते। वाइफ भी जो थी वो अपने लाइफ पे आगे बढ़ चुकी थी। बच्चे जो थे हॉस्टल में थे। अब वो क्या करे अकेला आदमी? तो उसने बहुत सारी रेमेडीज़ की। मतलब इस एस्ट्रोलॉजर ने गुरु दोष के नाम पे उसको काफ़ी ठगा, 2-2.5 लाख। और आखिर क्या हुआ, डॉक्टर के पास गए और पता चला कैंसर हो गया है उसको। अब कैंसर उसको जब पता चला, दैट वाज द 4th स्टेज। मतलब कि अब जो कैंसर हो गया है, ये आप कीमो करा लो, बट आप थिंग्स कैन नॉट बी बेटर नाउ। अब ये व्यक्ति जो थे, इन्होंने और चीज़ों का भी सहारा लेना शुरू किया। कोशिश उन्होंने बहुत की कि सर्वाइव कर सके। फिर आखिर में जाके इनको मिले हम, मैं और मेरे ग्रुप में, बैच फ्लावर का ग्रुप है। इन्होंने वहाँ पे एक मेंशन किया कि मैं इस स्टेज पे हूँ। सब जो बैच फ्लावर थेरेपिस्ट से, उन्होंने अलग-अलग उनको रेमेडी दी, और मैंने भी उनको एक रेमेडी दी। अब ये क्या होता है ना, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तब आपका दिमाग क्या चूज़ करता है, किस स्टेट में आप हो, किस तरीके से चूज़ करता है, वो बहुत मायने रखता है। तो इन्होंने रेमेडीज़ तो ली, इनका कैंसर थोड़ा घटा भी, बट वो कहते हैं ना, एक बारी बैक मारता है, तो यही हुआ, रिवर्सल हुआ इनका। तो फिर इन्होंने दोबारा से रेमेडी पूछी। अब जब रिवर्सल हो रहा है, जब कोई डिज़ीज़ आपको बार-बार पकड़ रही है, तो वो कुछ लेसन आपको देना चाहती है जो आप नहीं सीख रहे हैं। सिमिलरली रिश्ते में भी होता है। और इनको ये लेसन सीखना जो था वो बहुत ज़रूरी था। आखिर मैंने उनको बोला कि अगर आप कर सकते हैं तो आप पर्सनल कंसल्टेशन कीजिए, ऐसे आप मतलब ठीक नहीं हो पाएँगे, और ये बार-बार रिलैप्स करता रहेगा। तो इन्होंने मेरे से कंसल्टेशन बुक करी। इन्होंने अपनी सारी स्टोरी बताई कि क्या-क्या इनके साथ हुआ, इनके बच्चों के अलग होने के बाद ये मिलते रहे, फिर बच्चे भी, वो भी टीनेजर्स हो गए थे, वो भी दूर होते रहे, इंडिपेंडेंट हो गए थे हॉस्टल में जाके। तो मदर जो थी वो आगे बढ़ चुकी थी। तो ये फैमिली के साथ जो इनका कुछ हुआ ना, इनको एक ट्रॉमा अंदर डेवलप हो गया था, और ये गुरु दोष के चक्कर में ही अभी तक चल रहे थे कि इनको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं ताकि चीज़ें वापस आ सकें। तो एक बात समझ लीजिए, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स वो तब मिलती है जब आप एंसेस्टर्स को कर्स करना बंद कर देते हो। उनकी बेटी जो होती थी, जो चली गई उनसे, उनकी लापरवाही से कह लो, या फिर इन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं एक टीनेजर बच्ची पे, तो कहीं न कहीं वो जाके एंसेस्टर बन गई। इनकी मदर इन लॉ ने कितना कर्ज़ किया है इनकी मदर को। अब वो एंसेस्टर ऊपर से देख रही है ना, वो एंसेस्टर बन गई, वो देख रही है कि मेरी माँ दुखी है। फिर उसके बाद उसने देखा कि मेरा फ़ादर दुखी है, तो क्योंकि वो फ़ादर के क्लोज़ थी और फ़ादर रात-दिन रो रहे थे, ठीक है? वो अपने आप को कर्स कर रहे थे, वो एक पाइन स्टेट में जा रहे थे, और वो उनको गुरु दोष लग रहा था कि उनकी बेटी उनको ऊपर से कर्स कर रही है और गालियाँ दे, बट जबकि ऐसा नहीं था, वो खुद अपने आप को सेल्फ पनिश कर रहे थे। और ये सेल्फ पनिशमेंट शुरू जब हमने रूट कॉज़ देखी, वो उस दिन हुई जिस दिन वो गई। वहाँ से उनका पितृदोष का स्टोरी शुरू हुआ। तो आपको ये समझना होगा कि आपके पितृ भी आप ही हैं, आप ही के अंदर रिज़ाइड करती है वो एनर्जी, और जब आप अपने आप को पनिश करते हैं, तो
क्रिब करते हैं, कर्स करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। वो चीज़ आगे बढ़ेगी, उसके भाई-बहनों में भी जाएगी। हो सकता है कि अगर उसकी मदर का आगे किसी के साथ दूसरा बेबी हुआ हो, तो वो उसमें भी जाएगी। ये चीज़ आपको रिपेयर अपना डीएनए हील खुद करना पड़ता है। सबसे पहले तो उनको क्रैब एप्पल दिया ताकि उनके अंदर थोड़ा सेल्फ लव आए, उनको पाइन दिया कि भई वो अपने आप को माफ़ करें, अब आगे बढ़ें। उनको हॉर्नबीम दिया ताकि उनके अंदर थोड़ी ताकत आए और उनको जो हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, वो चीज़ कम हो उनके अंदर। ख़ैर, और प्लस उनकी कम से कम 2 शीशियाँ बनी थी बैच फ्लावर की। 7 रेमेडीज़ से ऊपर आप एक जने को नहीं दे सकते, 7 की 8 हो जाए काफ़ी है, बट उससे ऊपर नहीं दे सकते। और इनको काफ़ी टाइम लगा और ये फिर से कैंसर गायब हो गया। तो अब वो रिलैप्स ना हो उसके लिए वो क्या करें? उन्होंने उसके लिए भी बैच फ्लावर ली और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी फैमिली जो ख़त्म हुई, कहीं न कहीं उनका खुद का हाथ था उसको ख़त्म करने में। एक दूसरे को ब्लेम करने में कि तू देखती, वो कहती तू देख लेता। समझ रहे हैं आप? तो जब आपका झगड़ा हो रहा हो ना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एक जना बाहर चला जाए या एक जना चुप हो जाए। किसी को क्रिब हर चीज़ का क्रिब मारने से या कर्स करने से आप विलो स्टेट में जाते हैं। जब विलो स्टेट में जाते हैं तो वहाँ आपके जो एंसेस्टर्स आपको ब्लेस नहीं करना चाहते वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर आपको बीमारी आती है। समझ गए आप? तो अगर आप भी किसी गुरु दोष और उससे जा रहे हैं सिचुएशन से, तो मैं आपको कहूँगी फिर से कि आप जो तर्पण दे रहे हैं रेस्क्यू रेमेडी का दीजिए और खुद भी रेस्क्यू रेमेडी लीजिए क्योंकि वो आपकी डीएनए हीलिंग करेगा। रेस्क्यू में ऑलरेडी विलो होती है, व्हाइट चेस्टनट होता है जो रिपीटेड पैटर्न को ख़त्म करता है और इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मैं भी इतने टाइम से ले रही हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है कई बारी, मुझे भी मन करता है अंदर से मैं कर्स करूँ, बट अब वो इंटेंसिटी नहीं है जो पहले थी। अब वो गुस्सा नहीं है जो पहले था, अब गुस्सा है जो आया और यूँ गया। अब मैं कर्स नहीं करती, अब मैं कहती हूँ कि ठीक है तुम मेरे डार्क गुरुज़ हो, मुझे तुमसे सीखना है, मैं सीख रही हूँ और इस चीज़ पे मैं अभी भी काम कर रही हूँ। क्या होता है हमारे ओल्ड बिलीफ्स जो होते हैं, हम बहुत रिजिड होते हैं कहीं न कहीं अंदर क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर्स से आए होते हैं कि नहीं जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। तो उसके लिए रॉक वाटर लेना बहुत ज़रूरी है जो कि मैं भी ले रही हूँ क्योंकि मैं भी कई बारी अपने स्टबर्न फीलिंग्स को लेके आगे सामने वाले को बता देती हूँ जो कि ज़रूरत नहीं होती है और ऐसा बहुतों के साथ होता होगा कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। जब आप लेट गो करेंगे, जब वो नेगेटिव एंसेस्टर्स जो आपको कर्स करने के लिए आए हैं इस टाइम पे भी और आपका जो घर का सिचुएशन है अगर लड़ाई वाला बन रहा है या आपके घर में बीमारी फिर से आ गई है, तो आप उस चीज़ पे ध्यान देना बंद करें और रेस्क्यू रेमेडी खुद भी लें और अपने एंसेस्टर्स को भी तर्पण रेस्क्यू रेमेडी का दें और साथ में रॉक वाटर ज़रूर ऐड करें ताकि आपके अंदर से वो ओल्ड बिलीफ्स ख़त्म हों। एक बार आपके अंदर से ख़त्म होंगे, वो एंसेस्टर्स भी मुक्ति पा लेंगे जो आपको तंग कर रहे हैं, उनके अंदर से भी ख़त्म होंगे, उनको भी रेस्क्यू प्लस रॉक वाटर दीजिए। तो ये स्टोरी तो मैंने आपको सुनाई, शुक्र है कि वो उनको बहुत यंग एज की में पता चल गया, अभी वो उस एज में नहीं गए थे कि जहाँ वो सब गिव अप कर लें। आज इनकी दूसरी शादी हो चुकी है, इनको उससे एक बेटी भी है और दिस कपल इज़ एक्सपेक्टिंग अनदर बेबी सून। तो वो ये समझ रहे हैं कि उनकी बेटी जो है वो वापस आई है उनके पास। हालाँकि उन्होंने नाम सेम नहीं रखा है, लेकिन वो अपने सारे बच्चों को अब बहुत ब्लेसिंग देते हैं। जो बच्चे अभी उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, वो उनको भी ब्लेसिंग करते हैं। उन्होंने एक रिचुअल बना लिया है कि वो सुबह उठ के सबसे पहले अपने बच्चों को ब्लेसिंग दें, अपने एंसेस्टर्स से माफ़ी माँगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी थी, एक ब्यूटीफुल इंसिडेंट था जो ये अब तो खैर टाइम हो गया इनको, मेरे को भी पता भी नहीं है, बट ये कैंसर इशू जिनके साथ है वो रेस्क्यू रेमेडी से स्टार्ट ज़रूर करें, रेस्क्यू प्लस रॉक वाटर स्टार्ट ज़रूर करें और धीरे धीरे करके वो अपने इमोशंस को पहचाने कि कहाँ पे अब उनको क्या फ़ील हो रहा है, कौन सा इमोशन है जो उनको अब ट्रबल कर रहा है और फिर
उसका आप बैच फ्लावर लें और आप देखें कि कैसे आप हील होते हैं, क्योंकि एक बारी जब दिमाग हील होना शुरू करता है, वो अपने आप बॉडी को हील करता है, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी। जब हम आए हैं तो हमें जाना भी है, हमें भी पूर्वज बनना है, तो क्यों ना हम ऐसे पूर्वज बने कि जब कोई हमें याद करे तो हम अपनी क्रिएटिविटी उनको दें, हम अपने सॉल्यूशंस जो हमने अपने लाइफ में चूज़ किए, हम वो उनके थॉट में आके उनको दें। एक बहुत प्यारा ख्याल है। इस ख्याल के साथ ये आज का मैं स्टोरी टेलिंग बंद करती हूँ आपको, और कल इसी ख्याल के साथ मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगी। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करती हूँ आपके पितृ आपको ब्लेस करते रहें और आप उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें और उनको याद करें इस पितृपक्ष में। आई एम श्योर आपको भी ब्लेसिंग मिलेगी। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।